हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ और ये जो आपका आने वाला एचटेट है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट रीस्टार्ट 2025 के नाम से, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से आप देख सकते हैं। और अभी तक मैंने यहाँ 185 क्वेश्चंस तक आपको करा दिए हैं। ये जो सीरीज़ है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से चलती आ रही है, स्टार्टिंग टॉपिक वाइज चलती आ रही है। जैसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में इसमें जो कराए थे वो कराए थे मैंने आपको चाइल्ड एंड वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके बाद कराए मैंने इन्फेंट स्टेज के, फिर आपके कराए हैं चाइल्डहुड स्टेज के, फिर कुछ थ्योरीज, फिर मोटिवेशन इंटेलिजेंस थ्योरीज। तो सभी तरीके के यहाँ पर ये अवेलेबल है। अभी हम आगे ये टॉपिक वाइज आगे भी हम करते जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। आज हम फिर से 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस? इनमें से कौन सा फैक्टर एजुकेशनल बैकवर्डनेस को लीड नहीं करता, यानी कि जिससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं आती, जिससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस यानी कि जो आप पढ़ाई में लोग पिछड़े रह जाते हैं वो नहीं आता। तो क्या है? पुअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। अगर जो सोसाइटी में जो फैमिली है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कम है, यानी कि वो कम पैसे वाले हैं, या पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि अगर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो पुअर है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट, वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, क्या इस वजह से एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है। या फिर है एक्यूपेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली का कोई काम है, ऑक्यूपेशन है, किसी के पापा कबाड़ी हैं, किसी के पापा रिक्शे वाले हैं, या उनके घर में कोई भी काम है, किसी के शॉपकीपर है, किसी के बिजनेसमैन है, किसी के डॉक्टर है, क्या उससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है। या पुअर इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द फैमिली, या घर का जो इमोशनल क्लाइमेट है, यानी कि बच्चे के मन को समझना या मारपीट करना या डांटना ज़्यादा, ऐसे कुछ होता है घर में। तो क्या नहीं है जिससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है? तो कौन सा नहीं है? वो है ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली। देखिए, आप भी ये न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि न्यूज़पेपर बांटने वाले की बेटी ने आईएएस बन गई है, रिक्शे चलाने वाले का बच्चा आईपीएस बन गया है। या फिर देखिए, ऑक्यूपेशन मैटर नहीं करता। अगर आपके घर में ऑक्यूपेशन छोड़ के आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, इमोशनल क्लाइमेट अच्छा है, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑक्यूपेशन जो है फैमिली का वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस में यहाँ पे नहीं इसका वो बनता। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अभी हम यहाँ एजुकेशनल बैकवर्डनेस से ही समझ रहे हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनमें से प्राइमरी लेवल पर जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है ना, फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक की जो एजुकेशन है, तो वहाँ पे कौन सा एक इम्पोर्टेंट कारण है जिससे एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है? पुअर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, या तो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं हो, ठीक है, स्कूल अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया हो, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी मतलब कोई स्कूल में या घर पर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, ठीक है, बच्चे के प्रति, चाहे वो स्कूल है चाहे घर है। या एटीट्यूड ऑफ द मासेस टूवर्ड्स एजुकेशन, या जो पढ़ाई है उसके प्रति जो मासेस यानी कि लोग जो हैं वहाँ के, उनका कैसा दृष्टिकोण है उसके प्रति, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, प्राइमरी लेवल पर ये तीनों ही एजुकेशनल बैकवर्डनेस के कारण बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा नंबर डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय द टीचर टू चेक एजुकेशनल बैकवर्डनेस। यहाँ पे एक टीचर को अगर एजुकेशनल बैकवर्डनेस यानी कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसकी जो बैकवर्डनेस दूर करनी है, तो क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, क्या नियम अपनाने चाहिए? तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड रेगुलर फीडबैक। एक तो बच्चों का कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करो, उनका मूल्यांकन करो, उनको पढ़ाई में क्या दिक्कत आ रही है फिर उन्हें बताओ, ठीक है। रिमेडियल टीचिंग, जब आपने उनको दिक्कत बता दी तो उन्हें दूर करने के उपाय भी बताओ, कि जैसे एक डॉक्टर होता है ना, उसने दिक्कत तो बता दी कि बुखार है, लेकिन फिर साथ में दवाई भी तो देता है। तो ऐसे टीचर है, टीचर ने दिक्कत बता दी कि पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो घर जाके और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से रिमेडियल टीचिंग होती है। एडजस्टमेंट एंड बिहेवियर ट्रेनिंग, बच्चों को दूसरों के साथ एडजस्टमेंट होने का और बिहेवियर कैसा किया जाना चाहिए उसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए एक टीचर को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सारी ही चीज़ें जरूरी है एक टीचर के लिए अगर एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करना है तो स्कूल में से। इसके बाद है टीचिंग बाई स्मॉल स्टेप्स एंड फ्रीक्वेंट शॉर्ट असाइनमेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर। भाई छोटे छोटे स्टेप में, यानी कि छोटे छोटे, वो कहते हैं ना, एक लक्ष्यों में बांट के अगर टीचिंग कराई जाए और छोटे छोटे असाइनमेंट्स अगर टेक्निक दी जाएँ असाइनमेंट्स, तो किसके लिए यूज़फुल होते हैं? स्लो लर्नर के लिए, या लर्निंग डिसेबल्ड के लिए, या एजुकेशनली बैकवर्डनेस चिल्ड्रन के लिए, या चिल्ड्रन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिसएबिलिटीज़ के लिए। तो देखिए, अभी तो चलो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं
वो बात कर रहे हैं एजुकेशनल बैकवर्डनेस। लेकिन अगर छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में पढ़ाई कराई जा रही है तो ये स्लो लर्नर्स के लिए भी होते हैं, लर्निंग डिसेबल्ड के लिए भी होते हैं। मतलब ज़्यादा बोझ मत दो पढ़ाई का, छोटे छोटे उसमें लक्ष्यों में पढ़ाई कराओ, छोटे छोटे टॉपिक दो, असाइनमेंट्स बनवाओ, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया नंबर डी। आंसर क्या है? नंबर डी, चिल्ड्रन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज इज द आंसर। इसके बाद है स्पेशल स्कूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन वैन। स्पेशल स्कूल्स जो होते हैं, स्पेशल स्कूल कौन से होते हैं? जहाँ पे स्लो लर्नर्स को या डिसेबल्ड बच्चों को या मेंटली प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को भेजा जाता है, तो वो बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए ज़रूरी होते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन मतलब जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होते। क्यों ज़रूरत होती है, कब ज़रूरत होती है? जब बैकवर्डनेस इज़ ड्यू टू एनी सीरियस फिजिकल हैंडीकैप, या तो जो आपकी पढ़ाई में अगर बैकवर्ड हो आप तो फिजिकल हैंडीकैप के कारण है अगर कोई स्टूडेंट, तो देखिए फिजिकल हैंडीकैप के कारण है, ठीक है। इसके बाद द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन इन द सोसाइटी इज वेरी लार्ज एज इज द केस ऑफ गुजरात वेयर द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ऑलवेज सीन वेरी लो। या फिर जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है वो बहुत सारे हैं, एक आध नहीं है, बहुत सारे बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं सोसाइटी में। जैसे कि गुजरात में हुआ था कि स्टूडेंट वहाँ मैथमेटिक्स में 0 दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बैकवर्ड बच्चे हैं पढ़ाई में। बैकवर्ड मतलब पढ़ाई में बैकवर्ड, कोई जाति में नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ऑफ दीज, नंबर सी, ठीक है। अगर सीरियस, देखिए यहाँ लिखा नॉर्मल फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों के साथ भी पढ़े होंगे बच्चे, लेकिन यहाँ सीरियस की बात की गई, ये सीरियस दिक्कत है तो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर एट अ प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पर एक टीचर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होती है हमें बताना है। तो पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस होती है, या कम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि उसके अंदर एक तो धैर्य होना चाहिए कि बच्चे शोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे तो धैर्य रखे। प्रिजर्वेंस मतलब वो लगातार ही प्रयास अपना करता रहे, ठीक है। इसके बाद कम्पिटेंस इन मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब वो जो पढ़ा रहा है और जो उसके सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें वो दक्ष होना चाहिए। दक्ष मतलब उसको वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, कुशल होना चाहिए। इसके बाद कम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, जो पढ़ाता है वो बहुत ज़्यादा हाई लैंग्वेज में पढ़ाए बच्चे को, मतलब कैसी हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाए। प्राइमरी लेवल का टीचर की यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखिए प्राइमरी लेवल के बच्चे को एकदम हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते, उसकी मदर टंग में ही समझाना होता है। ईगरनेस टू टीच, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ हमसे ना एक प्राइमरी लेवल के टीचर की बात करिए, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल के टीचर में क्या होना चाहिए? पेशेंस और प्रिजर्वेंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ टीचर बिकॉज ऑफ हिज और हर डेमोक्रेटिक नेचर अलाउज स्टूडेंट्स टू सिट ओवर द क्लास, some sit together and discuss or do group reading, some sit quietly and read themselves, a parent does not like it, which of the following may be the best way to handle the situation। भाई एक टीचर है, टीचर का जो नेचर है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? प्रजातंत्रीय, की ठीक है बच्चों को जैसे चाहो वैसे पढ़ो, कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि टीचर अपनी चलाए, वहाँ बच्चों के हिसाब से पढ़ाई होती है। तो कुछ अकेले बैठ जाते हैं, कुछ खुद से पढ़ते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ ग्रुप रीडिंग करते हैं, कुछ चुप बैठे रहते हैं। लेकिन पेरेंट्स को तो ये पसंद नहीं आता, एक पेरेंट को ये वे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? पेरेंट्स शुड रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू चेंज द सेक्शन ऑफ देयर वार्ड। क्या अपने बच्चे का सेक्शन ही चेंज करा लो कि ए से बी में चले जाओ, क्योंकि टीचर इस तरीके से पढ़ाए डेमोक्रेटिक नेचर के, क्या हो ये होना चाहिए। या पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। या जो पेरेंट है वो एक टीचर पर भी विश्वास रखे और अपनी प्रॉब्लम को टीचर से कहे। तो आंसर तो हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक बार पॉज करके आप देख सकते हैं। या फिर ये है कि पेरेंट्स शुड टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम दैट स्कूल। पेरेंट्स को जो बच्चा है उसको स्कूल से निकाल लो, नहीं जी। पेरेंट्स शुड कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द प्रिंसिपल, नहीं जी ऐसा तो करना है ही नहीं, जितने भी नेगेटिव टर्म्स हैं ये तो कट ही जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज। एक ऐसी स्टेज जहाँ पे एक बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, तो वो कौन सी स्टेज कहलाती है? लॉजिकली मतलब ऑब्जेक्ट्स को समझना शुरू कर देता है, दिमाग लगाना शुरू कर देता है किसी इवेंट्स में। तो ये प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन है, लॉजिक प्याजे की थ्योरी में ही दिया गया है। कौन सी स्टेज में दिया गया है? लॉजिक के बारे में बताया गया है। तो लॉजिक के बारे में बताया गया है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में किसके बारे में बताया गया? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में, कि अब तो बिल्कुल परे ही होके सोचने लगता है बच्चा, ठीक है।
सेंसरी मोटर स्टेज में क्या करता है बच्चा, मोटर के थ्रू समझता है, मोटर के थ्रू, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल में एक ईगो स्टेट होती है बच्चे की, ठीक है। ये क्या है, पियाजे की थ्योरी है। इसके बाद माइंड मैपिंग रेफर्स टू, माइंड मैपिंग क्या होता है, माइंड मैपिंग से आप क्या समझते हैं, ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, कि आप एक एडवेंचर पर जा रहे हैं, एक रोमांचक यात्रा पर जा रहे हैं, आप उसका प्लान बना रहे हैं। क्या ऐसा है, रोमांचक काम करने के लिए आप प्लान बना रहे नहीं हैं। ड्राइंग द पिक्चर ऑफ ए माइंड, किसी भी चीज़ की पिक्चर अपने माइंड में बना लो, बिल्कुल भी नहीं है। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, या ए टेक्निक टू इन्हेंस कॉम्प्रहेंशन। माइंड मैपिंग देखिए क्या होती है, माइंड मैपिंग होती है जब हम अपना जो दिमाग है उसको रिसर्च पर लगा देते हैं, कुछ चीज़ खोजने में, पहले से ही एक चीज़ पता है उसके बारे में, कोई नई चीज़ खोजने में, अनुसंधान करने में लगाते हैं, रिसर्चिंग में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नंबर सी। इसके बाद द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज़ टू यूज़। सबसे अच्छा तरीका क्या है प्राइमरी लेवल पर, जिससे जो स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, यानी कि जो पढ़ाई में उसको दिक्कत आ रही है, उससे एड्रेस किया जा सके या उसको समझा जा सके, उसको दूर किया जा सकते लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, फर्स्ट से 5th क्लास तक। तो क्या बेस्ट वे, तो बेस्ट वे क्या, एक्सपेंसिव एंड ग्लॉसी सपोर्ट मटेरियल, बढ़िया बढ़िया मटेरियल बना दो, महंगा होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता, नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद है इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक जो है आपकी किताबें हैं उनको बहुत इजी बना दो और इंटरेस्टिंग बना दो। क्या ये होना चाहिए, अभी नहीं करते। स्टोरी टेलिंग मेथड होना चाहिए, ठीक है, जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है, उसके लिए बात करें। इजी एंड इंटरेस्टिंग तो उनके लिए बताएंगे कि हाँ छोटे बच्चे हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ की तो बात ही नहीं है। ए वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सूटेड टू द डिसेबिलिटी, जैसी डिसेबिलिटी है, अब किसी को सुनने की डिसेबिलिटी है, किसी को देखने की है, किसी को बोलने की है, किसी को लिखने की है, तो वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यहाँ कराया जाएगा डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर, लर्नर के बीच में क्रिएटिविटी को कैसे फोस्टर, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है कि बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव बने, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी लर्नर, जितने भी लर्नर हैं उनके अंदर का जो टैलेंट है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, उसके जो क्वेश्चंस हैं, उसका जो वो जो सीखना चाहता है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, तो आंसर तो यहीं मिल जाता है। देखिए कोई भी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है उसको, क्रिएटिव बच्चे को, बाकी और नहीं है, एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि किस स्टेज पर एक बच्चा लॉजिकली तो थिंकिंग करने लगी जाता है, जो कि हमने किस में पढ़ लिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त की तरफ भी चला जाता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ भी चला जाता है। तो क्या होगा इसका बताइए, तो इसका होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ही है इसका। यहाँ पे लॉजिकली अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस कह रहा है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कह रहा। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बात करता कि थिंक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो यहाँ फॉर्मल ऑपरेशनल आता, ये आंसर आएगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि अभी भी वो लॉजिकली सोच रहा है किसी अनजानी चीज़ के बारे में, ठीक है। जब अनजानी चीज़ के बारे में खुद सोचने ही लगेगा तो उसको फॉर्मल आ जाएगा। अब थोड़ा इनके आपको पता ही टर्म कैसे होते हैं। इसके बाद लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ़, लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सकता है कब, कैसे, यदि, कैसे बढ़ा रहे, यदि मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स यूज़ किए जाएँ, या टीचर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशंस, टीचर जो यूज़ करते हैं वो अलग अलग टाइप के लेक्चर्स यूज़ करें, एक्सप्लेनेशन यूज़ करें, क्या इससे एनरिच हो सकता है। या ड्यू अटेंशन इज़ पेड टू पीरियडिक टेक्स्ट इन द क्लास, क्लास में बार बार टेस्ट होते रहें उस पर अटेंशन दी जाए। या फिर आपका आंसर रहेगा situations from the real world are brought into the class in which student interact with each other and the teacher facilitates, या फिर रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशंस हैं वो क्लास में स्टूडेंट के सामने लाई जाएं और उनको स्टूडेंट फेस करे। तो बिल्कुल ये सही है, रियल लाइफ के सिचुएशंस अगर क्लास में पढ़ाते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स में अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई समझाना है तो आपको रियल लाइफ के एग्जाम्पल ले लो कि बच्चा जब खरीदने जाता है सामान 2 रुपये का, तो यहाँ पे 10 रुपये में 5 ही सामान आते हैं, ठीक है।
और जब सामान सस्ता हो जाता है तो वो और ज़्यादा सामान ले सकते हो, सस्ता जब सामान महंगा हो जाएगा तो कम। तो ये रियल लाइफ की सिचुएशन आप डिमांड एंड सप्लाई में समझा सकते हो। तो ऐसे रियल लाइफ के सिचुएशंस के बारे में बताया गया। अब क्वेश्चन सेकंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा फीचर्स जो है लर्निंग का फीचर नहीं है, ठीक है, प्रोसेस नहीं है लर्निंग का, तो कौन सा नहीं है, आंसर क्या है इसका। लर्निंग इज ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस, की लर्निंग इन कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब लर्निंग को आप भी अच्छे से सीखते हो पूरा डिटेल में। लर्निंग गोल ओरिएंटेड है, बिल्कुल कोई ना कोई गोल तो होता है पढ़ाई करते हैं जब। अनलर्निंग इज ऑल्सो ए लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल अनलर्निंग मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कुछ नहीं सीखना, आप कह दो कुछ नहीं सीख रहा, वो भी सीखने की एक अवस्था है, कुछ ना सीखना, ठीक है। ऐसा नहीं होता कोई कुछ नहीं सीखेगा, आप बैठे हो 5 मिनट भी आपका ध्यान है कहीं, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो हर वक्त। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस, बिल्कुल गलत। क्या सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही वो जगह है जहाँ पर आप लर्निंग करते हो? क्या घर पे माता पिता से, एनवायरनमेंट से, पीयर ग्रुप से, किताबों से, कॉपियों से, किसी से आप कुछ और सीखते ही नहीं हो? सीखते हो भाई। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि हमसे रॉन्ग आंसर पूछा गया है प्रोसेस ऑफ लर्निंग का। इसके बाद आई स्टूडेंट ऑफ बी ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी। एक स्टूडेंट है 5th ग्रेड का, सॉरी बी ग्रेड नहीं 5th ग्रेड का, यानी कि 5वीं क्लास का, और उसको विजुअल डेफिशिएंसी है, यानी कि उसको दृष्टि में दिक्कत है, दृष्टि में कमी है। तो वहाँ क्या होना चाहिए उस स्टूडेंट के साथ? हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, या तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स से अपना हेल्प लेता रहे, या नॉर्मली उसको क्लासरूम में ट्रीट करा जाए और ऑडियो सीडी के थ्रू उसको पढ़ाई कराई जाए। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हमें मिल चुका है भाई, यही होगा। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, नहीं। लोअर लेवल का वर्क उसको कराना चाहिए, नहीं। तो आंसर क्या मिल जाएगा? नंबर बी। अभी देखिए CDP की प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, 1 2 5 10 20 25 50, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी देख रहे हो तो भी अच्छा है। अगर उन्हें ये फ़ायदेमंद लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, और लाइक सब्सक्राइब तो छोड़ो। आपको बता दूं कि लास्ट क्लास होगी, अब जो मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाली हूँ आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। बाकी मैं और क्लास भी लाती रहूँगी, आप देखते रहिएगा, जो आपके HTET, CTET, आपके CET, जो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो थैंक यू सो मच।